जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं पादप प्रजनन के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे विविधता का उत्पादन, उसके अंदर हम चौथे नंबर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संकरण, जिसको इंग्लिश के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्रॉस के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर हम क्रॉस या फिर हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि संकरण के माध्यम से हम फसल या फिर पौधों के अंदर किस प्रकार से विविधता का उत्पादन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का सेशन आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा और अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अल्टीमेटली जो संकरण होता है उसकी परिभाषा क्या होती है या फिर संकरण का अर्थ क्या होता है, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो संकरण की जो मुख्य परिभाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है किसी भी पौधे के नर भाग का मादा भाग तक पहुंचना वह उससे नई संतति प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लेते हैं हमारे पास में ये एक पौधा है, ठीक है, हमारे पास में ये एक पौधा है, ठीक है, इसको हमने ए नाम दिया और एक पौधा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना, एक पौधा हमारी ये हो जाएगा जिसको हमने बी नाम दिया, ठीक है। इस पौधे के ये मान लेते हैं ये इसके फूल हो जाएंगे, ठीक है ना, ये इसके फूल हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा इसका नर भाग, ठीक है, और ये बी प्लांट हम मान लेते हैं ये इसके फूल हो जाएंगे दोनों तरफ, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका मादा भाग, ठीक है, ये इसका मादा भाग हो जाएगा। अब नर भाग के अंदर मुख्य रूप से जो नई संतति बनाने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है, परागण होता है। क्या होता है, परागण होता है। कौन होता है, जिसको हम पोलेन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जो एंथर जो पराग कोष होता है उसके अंदर पराग कण पाए जाते हैं और यही परागण आगे जाकर किस पे स्थानांतरित हो जाते हैं, जब ये परागण जो होते हैं किसी भी माध्यम से होते हुए, चाहे वो हवा के माध्यम से होते हुए, किसी भी माध्यम से होते हुए, ये जो परागण होते हैं ये परागण किसी भी माध्यम से, चाहे वो हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, किसी भी कीट के माध्यम से, अगर ये नर जो भाग होता है वो मादा भाग तक पहुंच जाता है और मादा भाग के किस भाग में पहुंचता है, ये स्टिग्मा तक पहुंचता है। किस भाग तक पहुंचता है, स्टिग्मा तक पहुंचता है, जिसको हम वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वर्तिकाग्र के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। अब वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं परागण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, परागण के नाम से जानते हैं। परागण का अर्थ क्या होता है, तो नर भाग का मादा भाग तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। पहुंच गए यहाँ पर और उसके बाद में उनके अंदर क्रॉस होगा। क्रॉस होने के बाद में जो भी हमें नई संतति प्राप्त होगी उसी को हम बोलते हैं संकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पौधे के अंदर क्रॉस हो गया, ठीक है, इन दोनों पौधों के अंदर क्रॉस हो गया और इसके बाद में जो यहाँ पर F1 पीढ़ी जो बनेगी, F1 पीढ़ी जो बनेगी वो जो हम मान लेते हैं वो F1 जो पीढ़ी बनी थी वो हमारी ये वाली बनी थी, ठीक है ना। F1 जो पीढ़ी बनी थी वो ये वाली बनी थी, ये इसके पुष्प हो जाएंगे, ठीक है ना। ये F1 पीढ़ी बनी थी, तो ये जो पौधा होगा ये पौधा क्या कहलाएगा, संकर पौधा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संकर पौधा कहलाएगा, जिसको इंग्लिश के अंदर हम हाइब्रिड प्लांट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हाइब्रिड, इसको हम हाइब्रिड प्लांट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और हाइब्रिड प्लांट बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। हाइब्रिड प्लांट बनकर तैयार हो गया, हाइब्रिड प्लांट बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है, संकरण कहा जाता है। तो यही इसकी परिभाषा बता रही है कि किसी भी पौधे के नर भाग का मादा भाग तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, व उससे नई संतति प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। तो ये वाली जो हो गई हमारे क्या हो गई, ये हमारे नई संतति हो गई, ये हमारी क्या हो गई, नई संतति हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गई, हमारी नई संतति हो गई और इसी को हमने क्या नाम दिया है, संकरण नाम दिया। हाँ, ये इसकी नॉर्मल सी परिभाषा होती है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा इस डायग्राम के अंदर आपको ये थोड़ा और अगर हम डिटेल में इसको देखें तो ध्यान रखिएगा, जो परागण की जो क्रिया होती है वो ये जो पौधा ए दिखाई दे रहा है, इसी के ये जो परागण होते हैं, इसी पौधे के अंदर ये जो दूसरा पुष्प दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अगर मादा भाग उपस्थित है तो वो इसमें भी हो सकता है, ठीक है ना, परागण की क्रिया। तो ये याद रखिएगा, जो परागण की जो क्रिया होती है वो
एक पौधे के अंदर उसके अंदर जो भी पुष्प होता है उसके अंदर अगर नर भाग और मादा भाग दोनों हैं तो उसी पुष्प के मादा भाग में भी हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं स्वपरागण के नाम से जानते हैं। परागण जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, वो इतना हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, केवल इतना सा याद रखिएगा कि एक पौधे के अंदर जो भी नर भाग होते हैं वो मादा भाग तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो किसी भी पौधे में उपस्थित हो, तो उसे हम बोलते हैं परागण, और उससे जो भी नई संतति प्राप्त होगी उसे हम बोलते हैं संकरण के नाम से जानते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है जो हमें याद रखना, ठीक है ना। इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम और संकरण से जो भी बातें जुड़ी हुई हैं वो उसके बारे में देखते हैं। तो ये मैंने आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि संकरण का अर्थ क्या होता है। अब हम इसके अंदर देखते हैं ये जो संकरण की जो प्रोसेस कंप्लीट हो रही है इसका पादप प्रजनन के अंदर कितना रोल है उसकी बात करें तो यदि इसकी बात करें रोल की, जिसको हम भूमिका के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा पादप प्रजनन के अंदर संकरण एकमात्र ऐसी क्रिया है जो वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा जो संकरण जो होता है, संकरण की बात करें, जो संकरण जो होता है ये सर्वाधिक प्रचलित ठीक है वैज्ञानिक विधि है, ठीक है ना। सर्वाधिक प्रचलित व वैज्ञानिक विधि है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विविधता के उत्पादन के लिए सबसे प्रचलित व वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो वो याद रखिएगा संकरण सर्वाधिक प्रचलित व सर्वाधिक वैज्ञानिकों के द्वारा उपयोग किए जाने वाली विधि है विविधता के लिए, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा संकरण से संबंधित जो भी जानकारी थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो संकरण जो होता है वो फसलों के अंदर क्यों करवाया जाता है, इसके क्या क्या उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य आपको याद रखने हैं। तो संकरण के अब हम देखते हैं उद्देश्य, संकरण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो संकरण के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। संकरण के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। पहला तो हो जाएगा इसका मुख्य उद्देश्य संकर बीज का उत्पादन, संकर बीज का उत्पादन, जिसको अंग्रेज लोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो इसका उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा आनुवांशिक विविधता का उत्पादन, आनुवांशिक विविधता का उत्पादन, ये इसका दूसरा उद्देश्य हो जाएगा, जिसको अंग्रेज लोग इसको क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन के नाम से जानते हैं, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन के नाम से इसको जानते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। इसके मुख्यतः दो उद्देश्य कौन कौन से, एक तो हो जाएगा संकर बीज का उत्पादन, दूसरा हो जाएगा आनुवांशिक विविधता का उत्पादन, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और सबसे इन दोनों में से भी प्रमुख रूप से पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो संकर बीज के उत्पादन पर आप 5 स्टार से सम्मानित कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो हम फसल के बीज बुआई के रूप में किसानों के द्वारा जो काम में लिए जाते हैं वो बीज कैसे होते हैं, संकर बीज ही काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर लिखा होगा आपने, अगर कभी किसानों को बुआई करते हुए देखा है तो जब वो मार्केट से बीज खरीद कर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि हाईटेक सीड हो गया या फिर हाइब्रिड सीड हो गया, किसी भी फसल का हो सकता है वो, तो वो ज़्यादातर कौन से बीज होते हैं, हाइब्रिड सीड होते हैं। और उन हाइब्रिड सीड का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो किस विधि की सहायता से किया जाता है, तो संकरण विधि की सहायता से किया जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। और एक मैंने आपको पिछले वाले सेशन के अंदर मैंने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था आपको, जेनेटिकल इरोजन के नाम से मैंने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था, जिसको हमने हिंदी में आनुवांशिक अपरदन के नाम से उसको संबोधित किया था। उसकी परिभाषा क्या थी, तो उसकी परिभाषा थी कि जो भी हमारे पास में पौधे उपस्थित हैं या फिर फसलें या बीज जो भी उपलब्ध हैं उनके अंदर जो विविधता पाई जाती है उसमें धीरे धीरे जो कमी आती है उसी को हम बोलते हैं आनुवांशिक अपरदन के नाम से जानते हैं। तो आनुवांशिक अपरदन को अगर हमें रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संकरण करवाना पड़ेगा। और संकरण का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आनुवांशिक विविधता का उत्पादन होता है। तो प्रश्न आ सकता है कि जो हमारे पास में जेनेटिकल इरोजन जो हो रहा है उसको हम कंट्रोल किसकी सहायता से कर सकते हैं, तो संकरण की सहायता से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो दूसरा उद्देश्य होता है वो क्या होता है, आनुवांशिक विविधता का उत्पादन होता है। और अगर हमारे पास में आनुवांशिक विविधता अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो फसल या बीज के अंदर जो भी जेनेटिकल इरोजन हो रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा, वो फिर आगे नहीं बढ़ेगा या फिर एक जगह स्थिर हो जाएगा, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो आपको जेनेटिकल इरोजन का कंट्रोल क्या होता है या फिर उपाय क्या होता है तो वो भी आपको मिल गया होगा,
होगा कि हमें अधिक से अधिक संकरण करवाना चाहिए फसलों के अंदर, ताकि हम जेनेटिकल इरोजन को कंट्रोल कर सकें। यह मुख्य रूप से बातें आपको याद रखनी है। इसी के साथ में हमारे संकरण से संबंधित जो भी अन्य जानकारी थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं कि जो संकरण जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो संकरण के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम संकरण के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। संकरण के यहाँ पर साथियों यदि हम प्रकार की बात करें तो संकरण के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2, ठीक है ना। उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है वो प्रकार, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। संकरण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। संकरण के कितने? 2 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट की बात करें तो नंबर फर्स्ट होता है, इंग्लिश में याद रखना आप भी, इंटर वेराइटल संकरण में, इंग्लिश में इसको हम इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? इसको इंग्लिश में इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानता। आप भी इंग्लिश में याद रखना, अगर हिंदी में अगर इसको पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको इंग्लिश देखने को भी मिल जाएगी कि इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या इसकी परिभाषा लिखो, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे एक्सटेंड नहीं, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। और इसी डिस्टेंस को हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, वाइल्ड क्रॉस के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको वाइल्ड क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। दोनों की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर परिभाषा आपको समझ में आ गई तो इनका अर्थ भी आपको समझ में आ जाएगा। परिभाषा की यदि बात करें तो इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा हो जाएगी, इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फसल एक होगी जब संकरण जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब संकरण किसी एक फसल की 2 किस्मों में हो, जो संकरण जो होता है फसल की 2 किस्मों में होने वाला संकरण क्या कहलाता है? इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, मान लेते हैं हमारे पास में गेहूं एक फसल है, ठीक है ना। गेहूं एक फसल है हमारे पास में, लेकिन इसकी किन्हीं भी 2 वेराइटियों का अगर मध्य क्रॉस हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, गेहूं की एक किस्म है, जैसे मान लेते हैं सोनालिका, ठीक है। एक किस्म है सोनालिका और दूसरी किस्म हो जाएगी हमारे यहाँ पर लॉग फर्स्ट। क्या हो जाएगी? लॉग फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये दोनों गेहूं की किस्में सोनालिका और लॉग फर्स्ट, इन दोनों को मध्य अगर कोई क्रॉस हो जाता है और उससे एक नई संतति बनती है, उसे हम बोलेंगे इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से हम जानेंगे, ठीक है ना। ये इसका सिंपल सा अर्थ होता है, फसल एक होगी, 2 किस्मों के फसल एक होगी, अगर उसी फसल की 2 किस्मों के मध्य अगर संकरण होता है तो उसे हम बोलते हैं इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। और बात करें जो हमारा पादप प्रजनन जो होता है, प्लांट ब्रीडिंग में इसी का सबसे अधिक उपयोग होता है, ठीक है ना। प्लांट ब्रीडिंग में सर्वाधिक उपयोग अगर पूछे कि किस विधि का होता है विविधता के उत्पादन में और हाइब्रिड सीड प्लांट या फिर हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन में, तो याद रखिएगा इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन का सर्वाधिक प्रयोग होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, या जिसको हम वाइल्ड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो इसकी परिभाषा जस्ट उल्टी हो जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें कि जो संकरण जो होता है, संकरण की जो प्रोसेस होती है वो किन्हीं 2 अलग अलग प्रजाति में हो, अलग अलग पादप प्रजाति में हो, अलग अलग प्रजाति, और वो प्रजाति किसकी हो जाएगी? पादप की। तो ऐसे संकरण को हम बोलते हैं डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम दूरस्थ संकरण के नाम से जानते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा संकरण जो 2
अलग अलग फसलों या दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य होता है तो उसे हम बोलते हैं दूरस्थ संकरण या फिर डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं वाइल्ड क्रॉस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हमारे संकरण के प्रकार जो होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। दोनों का अर्थ याद रखिएगा, अगर इंटर वेराइटल आ जाए तो फसल एक होगी, उसकी दो किस्मों के मध्य होने वाला संकरण। अगर डिस्टेंस वाला आ जाए तो उसमें याद रखना है कि दोनों फसलें अलग अलग होगी और उनके मध्य अगर क्रॉस होता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। और प्रश्न आ जाए कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर सर्वाधिक उपयोग होने वाला जो संकरण कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा हमारा इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। ये सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए इसको। फिर हम जो संकरण जो होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि संकरण अल्टीमेटली जो विविधता का उत्पादन संकरण के माध्यम से होता है तो उसकी क्या विधि होती है वो हम देखते हैं। संकरण की विधि कि किस मेथड की सहायता से हम अल्टीमेटली जो विविधता का जो उत्पादन होता है फसलों के अंदर वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला जो इसका संकरण के अंदर जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संकरण की विधि। संकरण की विधि जिसको हम संकरण के चरण भी कह सकते हैं, ये संकरण के भाग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों एक ही चीज होती है। अगर प्रश्न आ जाए कि संकरण की विधि को विस्तार से बताइए तो भी वही बताना है आपको। अगर प्रश्न आ जाए कि संकरण के चरण को लिखिए तो भी वही लिखना है। अगर प्रश्न आ जाए संकरण के भागों का वर्णन करना है तो भी वही चीज लिखनी है, ठीक है। और ये कितने टोटल चरणों में होता है, तो 7 चरणों में होता है। या फिर जो विधि होती है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 7 स्टेप में वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है जनकों का चयन, ठीक है ना। मैं यहाँ पर सबसे पहले उनका नाम लिख देता हूँ, उसके बाद में उनके बारे में एक एक डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। जनकों का चयन, ठीक है। जनकों का चयन जिसको इंग्लिश में हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारे जनकों का मूल्यांकन। क्या हो जाएगा, जनकों का मूल्यांकन। दूसरा क्या हो जाएगा, जनकों का मूल्यांकन जिसको हम इंग्लिश के अंदर पेरेंट्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पेरेंट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इवोल्यूशन ऑफ पेरेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर हो जाएगा विपुंसन। क्या हो जाएगा, विपुंसन। विपुंसन जिसको इंग्लिश में हम इमास्कुलेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इमास्कुलेशन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर आ जाएगा हमारे बेगिंग। क्या हो जाएगा, बेगिंग, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में याद रखना, बेगिंग। बेगिंग का शाब्दिक अर्थ होता है थैली लगाना। क्या होता है, थैली लगाना, ठीक है। और नंबर 5 पर हो जाएगा हमारे इसके अंदर नंबर 5 पर हो जाएगा सूचीबद्ध करना है जिसको हम टैगिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टैगिंग के नाम से जानते हैं। और इसको हिंदी के अंदर सूचीबद्ध करना। क्या हो जाएगा, सूचीबद्ध करना, ठीक है। और नंबर 6 पर आ जाएगा हमारे परागण जिसको हम पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको हम इसको इंग्लिश में हम पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। और नंबर 7 पर हो जाएगा हमारे जो भी F1 पीढ़ी जो भी प्राप्त होगी हमको, जो भी F1 पीढ़ी प्राप्त होगी उसको संग्रहण करना व फिर उसका क्या करना, भंडारण करना, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से 7 चरण होते हैं। अगर हमें संकरण करवाना है और उससे नया विविधता का उत्पादन करना है फसलों के अंदर तो ये मुख्य रूप से 7 चरण होते हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। जनकों का चयन का शाब्दिक अर्थ होता है कि मान लेते हैं हमारे पास में कोई फील्ड है, उस फील्ड में से हमें 100 बीजों का चयन करना है, ठीक है। और उन 100 बीजों का उपयोग करके उनमें संकरण करवाना है और फिर उनसे हमें नई जनरेशन को प्राप्त करना है। तो उसी को हम बोलते हैं जनकों का चयन। यानी कि 5000 पौधे हैं, 5000 में से 100 बीजों का चयन करना है, फिर 100 पौधे को अलग करना ही क्या कहलाता है, जनकों का चयन किया जाता है, ठीक है। अब वो 100 बीज या फिर 100 पौधे हमने प्राप्त कर लिए जिनका हमको संकरण करवाना है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया जाता है, जनकों का मूल्यांकन, यानी कि उनको परखा जाता है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है कि परखना। हमने जो बीज या फिर जो पौधे प्राप्त किए तो उनका मूल्यांकन किया जाता है कि उनका जीनोटाइप कैसा है, उनका फिनोटाइप कैसा है। जो हमने चयन किया है वो जिस उद्देश्य के लिए हमने उनका चयन किया है वो उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और भविष्य में वो नए वातावरण के प्रति अनुकूलन होगा या नहीं होगा उसके अंदर, या फिर वो जब उसका प्रोडक्शन हो जाएगा तो वो किसानों की आय बढ़ा पाएगा या नहीं बढ़ा पाएगा, या फिर मार्केट के अंदर उसकी डिमांड क्या रहेगी। वो
वो सारे पैरामीटर देखा जाता है, जो किसके आधार पर देखा जाता है, उनके मूल्यांकन के आधार पर देखा जाता है। अब उनका मूल्यांकन हो जाता है, अब उनको क्या किया जाता है, मूल्यांकन के लिए उनको क्या किया जाता है, किसी फील्ड के अंदर उनको उगाया जाता है, ठीक है ना, किसी फील्ड में मूल्यांकन के लिए उनको उगाया जाता है। अब उगा लिया हमने, उसके बाद में जो अगली प्रोसेस आती है इमास्कुलेशन आती है। इमास्कुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछा जाता है कि इमास्कुलेशन का अर्थ क्या होता है। तो इमास्कुलेशन का अर्थ होता है जो भी परागकण होते हैं, परागकण को निष्क्रिय करना, परागकण को क्या करना, निष्क्रिय करना ही क्या कहलाता है, हमारे इमास्कुलेशन या विपुंसन कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो परागकण को जो निष्क्रिय किया जाता है, वो मादा जो भाग होता है उसको किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए। जब ध्यान रखिए, जब इमास्कुलेशन जो किया जाता है उस समय ये ध्यान रखा जाता है जो भी मादा भाग होता है उसको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे और परागकण को उसमें निष्क्रिय किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। उसी को क्या कहा जाता है, विपुंसन या फिर इमास्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये इमास्कुलेशन जो होता है वो कई प्रकार से हम कर सकते हैं, इसकी अलग अलग विधियां होती हैं। जैसे हम हाथ के द्वारा भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास में 5 से 7 पौधे हैं उसके अंदर यदि हम इमास्कुलेशन करना तो हम हाथ से भी कर सकते हैं, केमिकल के द्वारा भी कर सकते हैं, जो हमारा गर्म पानी होता है उसके माध्यम से भी हम कर सकते हैं, रेडिएशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, एल्कोहल के माध्यम से भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमें परागकणों को निष्क्रिय करना ही क्या कहलाता है, इमास्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, बेगिंग। बेगिंग का शाब्दिक अर्थ होता है थैली लगाना। क्या लगाना, थैली लगाना। और ये जो थैली लगाई जाती है वो किसके बाद में लगाई जाती है, इमास्कुलेशन होने के बाद में। जो हमारे मादा जो भाग होते हैं, मादा भाग पर थैली लगाना। क्या लगाना, मादा भाग पर थैली लगाना ही क्या कहलाता है, हमारा बेगिंग कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर थैली क्यों लगाई जाती है, क्योंकि परागणों को मान लेते हैं जिस पौधे के ऊपर हमने इमास्कुलेशन किया है उसके ऊपर हमने बेगिंग लगा दी। अब उसके ऊपर बेगिंग लगाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि उस पुष्प के ऊपर किसी अन्य पौधे के परागकण वहां पर उसके ऊपर ना आ पाए, उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, बेगिंग या थैली लगा दी जाती है। जैसे मान लेते हैं ये एक पुष्प है, ठीक है, इस पुष्प के अंदर हमने क्या किया, जो भी इसके पोलन थे उनको हटा दिया हमने, ठीक है, हटा दिया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, एक हम थैली लगा देंगे। अब थैली लगा देंगे तो जिस पौधे को अंदर हमने इमास्कुलेशन किया था उस पौधे के आसपास भी तो कई सारे पौधे होंगे। अब जो आसपास के जो पौधे हैं उनके अंदर जो भी परागकण हैं वो हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं पानी के माध्यम से वो इस पौधे तक पहुंचेंगे। तो अगर हम इसके ऊपर थैली लगा देंगे तो वो परागकण पहुंचेंगे, लेकिन इस पुष्प के अंदर जो मादा भाग है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो निषेचन की क्रिया या फिर संकरण होगा ही नहीं और नई संतति बनेगी नहीं। तो उनको कंट्रोल करने या फिर जो अतिरिक्त जो बाह्य जो परागकण होते हैं उनसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बेगिंग या फिर बेगिंग की क्रिया की जाती है, जो कब की जाती है, इमास्कुलेशन के बाद में वो क्रिया की जाती है, ये आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद में आता है टैगिंग, जिसको हम कहते हैं सूचीबद्ध करना। सूचीबद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, एक स्टिकर ले लिया जाता है, ठीक है, एक स्टिकर ले लिया जाता है जिसके अंदर कुछ तिथियां लिखी जाती है, जिसके अंदर हम लिखते हैं कि जो विपुंसन हमने कब किया था और इसके अलावा जो परागण की जो क्रिया हो रही है वो कब हो रही है, और नर जननांग यानी कि जो नर भाग है उसका क्या नाम है और मादा भाग का क्या नाम। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, नर भाग के रूप में हमने गेहूं का पौधा लिया था और मादा भाग के रूप में हमने जौ का पौधा लिया था, ठीक है ना। तो उनके नाम लिखे जाते हैं और उनमें विपुंसन की क्रिया कब की जाती है उसकी तिथि लिखी जाती है, और साथ ही साथ में उनके अंदर परागण कब होगा वो सारी सूची एकत्रित की जाती है, और उसके बाद में उसको हम उस पौधे के ऊपर चिपका देते हैं, ठीक है ना। उसी को क्या कहा जाता है, टैगिंग या फिर सूचीबद्ध करना कहलाता है। और परागण का अर्थ क्या होता है, तो मैंने आपको परागण का अर्थ पहले बता दिया था, नर भाग का मादा भाग तक पहुंचना, मादा भाग तक पहुंचना क्या नर भाग का मादा भाग तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, हमारे परागण कहलाता है। अब ये भी 3 तरह का होता है, सेल्फ पोलिनेशन अलग होता है, ओपन क्रॉस पोलिनेशन अलग होता है, और एक होता है हमारे क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। उसके ऊपर मैं कभी सेपरेट वीडियो बना देंगे कि पोलिनेशन का अर्थ क्या होता है वो सारा उसके अंदर देख लेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो 6 नंबर की जो स्टेप आती हैं ये सारी सूचीबद्ध करने के बाद में उनके अंदर क्या करवाया जाता है, पोलिनेशन करवाया जाता है, ठीक है ना। पोलिनेशन जो होता है वो एक हम हाथ के माध्यम से भी करवा सकते हैं और हम
हवा, कीट के माध्यम से भी पोलिनेशन हो सकता है। तो नर बाग का मादा बाग तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, ये याद रखना है। अब परागण की क्रिया हो चुकी है, परिभाषा में भी मैंने ये बताया था कि किसी भी पौधे के नर बाग का मादा बाग तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और उसके बाद में, परागण होने के बाद में जो भी हमें संतति प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी की संतति के नाम से जानते हैं। जो भी F1 पीढ़ी के अंदर हमें संतति प्राप्त होगी उसका हमको क्या करना है? संग्रहण करना है, और उसका फिर क्या करना है? हमको भंडारण करना है। तब जाकर हमारे पास में जो भी बीज प्राप्त होंगे वो हमें एक विविधता वाले बीज प्राप्त होंगे, और उसको हम जब किसानों के पास में वितरण कर देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं प्रमाणित बीज के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है ना? तो ये पूरी प्रोसीजर होती है, इसके संकरण के माध्यम से हम किस प्रकार से विविधता का उत्पादन कर सकते हैं। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये स्टेप याद रख लेना, बाकी इसके अंदर आप स्वयं मन से भी लिख सकते हो। पहले क्या किया जाता है? जनकों का चयन, फिर मूल्यांकन किया जाता है, फिर इमास्कुलेशन किया जाता है, फिर बैगिंग, फिर टैगिंग, फिर पोलिनेशन होता है, और फिर F1 जो भी जनरेशन होती है उनका क्या किया जाता है? स्टोरेज किया जाता है, और उनका संग्रहण, और उनको मतलब संग्रहण का अर्थ होता है कलेक्शन करना, यानी कि एकत्रित करना, यानी जहाँ दूर दूर बिखरे होते हैं उनको एक जगह लाकर एकत्रित करना, फिर उनका भंडारण किया जाता है। ठीक है ना? तो ये 7 प्रोसीजर होती है जो आपको याद रखना है किसकी? संकरण की। इसी के साथ में हमारे संकरण से संबंधित जो भी इसके प्रोसीजर प्रकार थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में आता है संकरण की विधियाँ, यानी कि ये तो हमने देखा कि संकरण के हमने प्रकार देखे और संकरण के अंदर हमने देखा कि इसकी विधि देखी, लेकिन ये जितने भी पूरे 7 स्टेप हैं, इन 7 स्टेप की सहायता से हम एक लार्ज लेवल पर किस तरह से हम नए संतति को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए 4 संकरण की विधियां आती हैं। उन विधियों के बारे में हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन आज के सेशन में देखते हैं, उसके बाद में उन सभी विधियों के बारे में हम सेपरेट हम अगले सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है? इतना यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम संकरण की जो भी प्रमुख विधियाँ होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है? ये अभी तक जो हमने देखा था ये संकरण के क्या थे? स्टेप थे, यानी कि इन सभी स्टेप की सहायता से हम किसी भी किस्म या किसी भी फसल के अंदर हाइब्रिड प्लांट तैयार कर सकते हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं संकरण की विधियां। संकरण की विधियों से शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर कि किन किन विधियों की सहायता से हम एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फसलों या उनके बीजों का उत्पादन कर सकते हैं, और उन बीजों को हम किसानों तक पहुंचा सकते हैं। उसी प्रोसीजर को बोला जाता है संकरण की विधियों के नाम से जाना जाता है। तो संकरण की मुख्य रूप से कितनी 4 विधियां आती है? कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट पर आती है वंशावली विधि। कौन सी विधि आती है? नंबर फर्स्ट पर आती है वंशावली विधि। ठीक है? जिसको इंग्लिश में हम पेडिग्री मेथड के नाम से भी जानते हैं। पेडिग्री, इसको इंग्लिश में हम पेडिग्री मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? दूसरा जो मेथड आता है वो आता है हमारे बल्क मेथड। कौन सा आता है? बल्क मेथड, जिसको हिंदी में हम पुंज विधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिंदी में इसको हम पुंज विधि के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो आता है वो आता है हमारा प्रतीप संकरण के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? प्रतीप संकरण, जिसको इंग्लिश के अंदर हम बेक क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। और नंबर 4 पर जो आता है उसका नाम होता है बहुसंकरण विधि। क्या हो जाएगा? बहुसंकरण विधि। और इसको इंग्लिश में हम मल्टीपल क्रॉस मेथड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम मल्टीपल क्रॉस मेथड के नाम से जाना जाता है। तो अगर हमें किसी भी लार्ज लेवल पर हाइब्रिड सीड या फिर जो जेनेटिकल वेरिएशन होता है उसका वो प्रोडक्शन करना है तो इन 4 विधियों की सहायता से हम कर सकते हैं। कौन कौन सी? वंशावली, बल्क, बेक और मल्टीपल। आप भी क्या इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में नाम थोड़ा अजीब है, बाकी आप दोनों में याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश में याद रखना। एग्जामिनर जो होता है वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही देता है कि पेडिग्री मेथड क्या है, इसका पूरा विस्तार से वर्णन कीजिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है? इनका नॉर्मल मैं बता देता हूँ कि इनके अंदर क्या क्या होता है। तो जो पेडिग्री मेथड से यदि हमें लार्ज लेवल पर बीजों का उत्पादन करना है या विविधता का उत्पादन करना है तो इसमें हमें लगता है 12 वर्ष। कितने वर्ष का समय लगता है? 12 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का समय लगता है? 12 वर्ष का समय लगता है। ठीक है? अगर हम बात करें बल्क मेथड की बात करें तो बल्क मेथड के अंदर लगता है
14 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का लगता है? 14 वर्ष का इसके अंदर समय लगता है। बल्क के अंदर कितने वर्ष का समय लगता है? 14 वर्ष का समय लगता है, तब जाकर हमें हाइब्रिड सीड प्राप्त होते हैं। और बे क्रॉस की बात करें तो बे क्रॉस के अंदर कितने वर्ष का समय लगता है? 12 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का इसके अंदर समय लगता है, ये याद रखना, ठीक है। और मल्टीपल के अंदर तो कुछ नहीं किया जाता। मल्टीपल के अंदर बहुत सारे बीजों को एक साथ क्रॉस करवाते हैं और उनसे हम नए सीड प्लांट, नए जो बीज होते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे जो परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट विधि है वो तीनों है, वंशावली, पुंज विधि और प्रतीप संकरण। इसमें क्या क्या किया जाता है? तो वंशावली के अंदर क्या किया जाता है? कोई भी हम 2 फसल के बीज ले लेते हैं या फिर 2 फसल ले लेते हैं या उनकी किस्में ले लेते हैं, उनके बीच में संकरण करवाया जाता है। और उसके बाद में जो F1 और उसके F2 जो पीढ़ी जो हमें प्राप्त होती हैं, F2 और उसके बाद की जितनी भी संततियां होती हैं, यानी कि जो भी हमें फसल या बीज जो प्राप्त होते हैं उनको हम अलग अलग एकत्रित करते हैं। और उसके बाद में वो जो अलग अलग एकत्रित जो बीज होते हैं उनको हम एकल पादप संतति में उगाते हैं। एकल पादप संतति का अर्थ होता है कि एक रो यहाँ उगा दी हमने, एक रो यहाँ, एक रो यहाँ, एक रो यहाँ पर, इसी को बोलते हैं एकल पादप संतति में उगाते हैं। और उनकी कटाई भी हम एकल पादप संतति के अंदर ही करते हैं। और उसके बाद में हमें हर वर्ष जो भी पीढ़ी प्राप्त होती है, जो भी हमें हर वर्ष जो भी जनरेशन प्राप्त होती हैं, हर वर्ष जो भी हमें जनरेशन प्राप्त होती हैं, हर वर्ष जो भी हमें जनरेशन प्राप्त होती हैं उसका क्या रखा जाता है? वंशावली रिकॉर्ड रखा जाता है। क्या रखा जाता है? वंशावली रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि अगर F1 पीढ़ी मिली है तो F1 पीढ़ी में हमें क्या क्या गुण देखने को मिले उनका एक अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा। F2 पीढ़ी मिलेगी उसका एक अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा। F3 जो भी जनरेशन मिलेगा उसका अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके बाद में उन लगातार 12 वर्ष तक ये रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके बाद में सभी वर्षों का तुलना किया जाएगा कि F1 में जो हमें गुण मिले थे और F9 में जो गुण मिले थे उनमें क्या अंतर है, कितना वेरिएशन उनको देखने को मिला है, वो सारी चीज़ देखकर उनका अनुमान लगाया जाता है। फिर मार्केट के अंदर इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और बल्क में भी सेम वही किया जाता है। बल्क में का अर्थ होता है पुंज, यानी कि इसके अंदर 14 वर्ष तक ये चलती रहती है प्रोसेस। उसके बाद में हमें नए बीज प्राप्त होते हैं। लेकिन इसकी एक विशेषता होती है, इसके अंदर जब भी हम F1 पीढ़ी और बाद की जो भी पीढ़ी आती है उनकी जब हम फसल की जब कटाई करते हैं, मान लेते हैं फसल होती है और इनकी फसल की जब हम कटाई करते हैं तो वो कटाई करने के बाद में इनके बीजों को हम समूह में इकट्ठा करते हैं। समूह का अर्थ होता है कि जैसे गेहूँ का जो ढेर होता है, मक्का का जो ढेर होता है, उसके अंदर उसको इकट्ठा किया जाता है और उस ढेर में से जो भी उत्कर्ष लक्षण वाले जो बीज होते हैं उनका चयन किया जाता है और उसके बाद में अगली जनरेशन को उगाया जाता है। इसी का अर्थ होता है पुंज। और प्रतीप संकरण का अर्थ होता है जिसको हम बे क्रॉस के नाम से जानते हैं। ये जो बे क्रॉस होती है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, या फिर बे क्रॉस जो होती है इसका प्रयोग हम अगर किसी भी पौधे या फसल के अंदर हमें यदि रोगरोधी फसलें विकसित करनी है तो अब हम प्रतीप संकरण का काम में लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं गेहूं के अंदर रस्ट रोग लग रहा है या गेहूं के अंदर हमारे स्मट डिजीज लग रही है, अगर हमें स्मट या रस्ट के प्रति कोई नई किस्म, प्रतिरोधी किस्म विकसित करनी है तो हम कौन सी विधि काम में लेंगे? प्रतीप संकरण या फिर बे क्रॉस काम में लेंगे। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। और इनसे संबंधित जो भी नॉर्मल जानकारी तो वो यहाँ पर मैंने बता दी। अगले सेशन के अंदर हम इन सभी के बारे में विस्तार से सेपरेट पढ़ेंगे, तब वहाँ पर और जो भी चीज़ छुट्टी होगी वो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सब चीज़ समझ में आ जाएगी। इसी के साथ में आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है, जो भी आपका फीडबैक हो वो ज़रूर दीजिएगा और कंटेंट कैसा लगा। और अगर आप और भी चाहते हो कि इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि उसके अनुरूप हम और इसमें नया सुधार कर सकते हैं। और अब अगर आप यदि और आप ये भी चाहते हो कि और हम कोई नया टॉपिक लेकर आएँ जो आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।